सोचिए, किसानों के रूप में आंदोलन में घुसे ऐसे लोगों का मकसद किसानों और सरकार में वाकई विवाद सुलझाना है या देश में आग लगाना। सोचिए, क्या देश के किसान की भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ इतनी जहरीली सोच हो सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये जहरीला गाना आखिर कौन सी विचारधारा है? आंदोलन की ये कौन सी संस्कृति है? इस जहरीली सोच से किसानों का भला होगा, टुकड़े गैंग का? सोचिए, जो लोग खुलेआम प्रधानमंत्री की मौत की दुआएं मांग रहे हैं, जो आंदोलन के नाम पर खुलेआम देश के लोकतंत्र को चुनौती दे रहे हैं, खुलेआम लोकतंत्र विरोधी गीत गा रहे हैं, ये कौन है? इनकी विचारधारा क्या है? ये समझने के लिए आपको दिल्ली से 740 किलोमीटर दूर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लगाए गए इन नारों को सुनना चाहिए। ये बालाकोट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर का वीडियो है। यहाँ भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को एयर स्ट्राइक की थी और आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया था। भारतीय वायुसेना की एयर स्ट्राइक के ठीक 1 साल 9 महीने बाद जैश का आतंकी ट्रेनिंग सेंटर शुरू हुआ। इस मौके पर आतंकवादियों ने जो नारे लगाए, उन्हें सुनिए। बालाकोट में आतंकवादियों के नारे और किसान आंदोलन में टुकड़े टुकड़े गैंग के नारों की मानसिकता एक ही है। जैश के आतंकवादी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौत की दुआएं मांग रहे हैं। और किसानों के भेष में टुकड़े टुकड़े गैंग की कामना भी यही है। तो कृषि कानून के विरोध में ये नक्सली एजेंडा कैसे किसानों के बीच घुसाया? क्या किसान नहीं जानते कि टुकड़े टुकड़े गैंग किसान आंदोलन हाईजैक करने की साजिश कर रहा है? क्या किसान नहीं समझ पा रहे कि लोकतंत्र के ये दुश्मन मदद के नाम पर उनसे छल कर रहे हैं? देखो, हम इन नारों को हम रोकते हैं और हमने सबसे अपील करी कि गलत तरीके के नारे, जो अमर्यादित नारे हैं, मोदी मीडिया खबरें, किसी के मरण जीवन का, ये नहीं काम करना चाहिए। ना ये करें। सब लोगों से अपील है कि इस तरह के नारों का इस्तेमाल ना करें। और अगर कोई सुन भी रहा है इनको, तो उनको भी रोकना चाहिए। गलत चीज़ सुनना भी गुनाह है। कहने वाला गुनाहगार नहीं, अगर उसको कोई सुन रहा है तो वो भी गुनाहगार है। तो प्रधानमंत्री के खिलाफ ये मृत्यु गीत गाने वाली महिलाएं कौन है? इन्हें ये मृत्यु गीत गाने के लिए किसने भेजा? जी न्यूज ने इसके लिए वहां से ग्राउंड रिपोर्टिंग की जहां ये नारे लगाए गए थे। लेकिन पहले इस खबर की प्रामाणिकता रिपोर्ट जान लीजिए। ये वीडियो जी न्यूज के कैमरे से नहीं लिया गया है, लेकिन जी न्यूज ये जहरीले नारे लगाए जाने की पुष्टि करता है। इस खबर पर जानकारों की राय भी ली गई है। मोदी के खिलाफ ये मृत्यु गीत हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर शाहजहांपुर में गाए गए थे। ये गीत गाने वाली महिलाएं किसान नहीं बल्कि लेफ्ट पार्टियों की राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। जहां ये नारे लगाए गए वहां से कुछ दूर एक गांव में हमें किसान मिले। ये किसान मोदी के लिए मृत्यु गीत गाने वाली महिलाओं के बारे में क्या कहती हैं, ये आपको सुनना चाहिए।
जो भी है वो किराए के टट्टू हैं, जैसे कि झुग्गी झोपड़ियों से उठा के लाए हो। मैं भी खुद देख के आया हूँ वहाँ पे, तो ऐसे रोड पे लेडीज वगैरह जो भी कुछ आई हुई थी, तो वो किसानों की लेडीज नहीं है। तो वहाँ राजनीति ज्यादा हो रही है, ना कि किसानों का समर्थन हो रहा है। किसान वहाँ पे कम है, राजनीतिक पार्टियां राजनेता ज्यादा है वहाँ पे। ये जो प्रोटेस्ट है सब करना गलत है, जो जनता को बहुत नुकसान हो रहा है। जनता को ही नहीं है, जो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो यहाँ पे सबसे बिजी हाईवे है ये, इसी को बंद कर रखा है, तो ये बहुत गलत है। जी न्यूज पहले भी तस्वीरें दिखा चुका है कि कैसे किसान आंदोलन में खालिस्तान की घुसपैठ हो चुकी है, कैसे किसान आंदोलन में ट्रैक्टर पर खालिस्तान के झंडे लहरा रहे हैं, कैसे आंदोलनकारी किसानों को भड़काने के लिए नक्सली साहित्य बेच रहे हैं, और कैसे दिल्ली दंगों के आरोपी शर्जील इमाम, उमर खालिद के साथ भीमा कोरेगांव हिंसा के आरोपी सुधा भारद्वाज और वरवरा राव की रिहाई की मांग हो रही है। यहाँ पे हजार लोग हैं, हजारों का आप इंटरव्यू करेंगे तो एक व्यक्ति जरूर पगलेपंथी की बात करेगा। आप उस एक पगलेपंथी की बात को दिखाएंगे या कि मूवमेंट के मंच से जो सार्वजनिक रूप से बोला जा रहा है, जो मांग की जा रही है, उसको दिखाएंगे तो मूवमेंट नहीं भटका है। उसके भटकाव दिखाने की और उसे बांटने की बहुत कोशिश मीडिया ने की है, सफल नहीं हो पाई बेचारों की। चलिए थोड़ा और कोशिश करेंगे। किसानों का आंदोलन ये है जहां किसान कई दिनों से खुले आसमान में शांतिपूर्वक बैठे हैं, सर्द हवाएं झेल रहे हैं, भूख प्यास की चिंता किए बगैर आंदोलन आगे बढ़ा रहे हैं। जी न्यूज भी किसानों के आंदोलन का समर्थन करता है। साथ ही हम देशहित में किसानों को ऐसी साजिशों से लगातार सावधान कर रहे हैं जो किसानों को बदनाम कर रही हैं। जो महिलाएं मोदी के लिए मृत्यु गीत गा रही हैं वो किसान नहीं है। जो देशद्रोह और दंगों के आरोपियों के पोस्टर लगा रहे हैं वो किसान नहीं है। जो नक्सलियों का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। जो किसानों के नाम पर खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो किसान नहीं है। जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं वो किसान नहीं है। अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप खुद ये फैसला कर लीजिए कि क्या कोई आंदोलनकारी या कोई किसान प्रधानमंत्री मोदी की मौत की दुआ मांग सकता है। क्योंकि अगर आपने इस रिपोर्ट को ध्यान से देखा तो एक तरफ आपने देखा कि किस तरह नक्सलियों की इस पूरे आंदोलन में हाईजैक करने की कोशिश है इस आंदोलन को, और दूसरी तरफ जैश भी यही बात तो कह रहा है। उस वीडियो में आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी के लिए किस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी हमने आपको सुनाया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, आपको खुद ये फैसला करना है। वैसे आपको ये भी समझना है कि शुरू से ही किसान आंदोलन में इस तरह के आरोप लगे कि खालिस्तान घुसपैठ की साजिश कर रहा है। कनाडा से क्या खालिस्तानी संगठन इसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसडर्स ग्रुप ने इसे लेकर एक चिट्ठी भी लिखी। उस चिट्ठी की प्रमुख बातें अब देशहित में हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडियन एम्बेसडर्स ग्रुप की चिट्ठी में कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार पर सवाल खड़े किए गए। किसान आंदोलन पर ट्रूडो के बयान को वास्तविकता से दूर बताया गया है। खालिस्तानी समर्थक भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, ये कहा गया है। खालिस्तान के समर्थक कनाडा के युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। कनाडा के कुछ प्रमुख गुरुद्वारों पर खालिस्तानियों का कंट्रोल है, नियंत्रण है। प्रदर्शन के दौरान या कार्यक्रमों में भारत विरोधी नारेबाजी वहां पर की जाती है। खालिस्तानी समर्थक पाकिस्तान के राजनयिकों के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरफ खालिस्तानी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के राजनयिक, इनके बीच में एक सहयोग, तालमेल, और पाकिस्तानी राजनयिक खालिस्तान समर्थित कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात, कनाडा के अधिकारी भारत विरोधी कार्यक्रमों पर चुप्पी साध लेते हैं। और इन्हीं अहम बातों का जिक्र इस चिट्ठी में किया गया है। आपको बता दें किसान आंदोलन का आज 19वां दिन है। आज ये बात आपको याद दिलाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आज 14 दिसंबर है। आज ही के दिन दिल्ली के शाहीन बाग में देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश की शुरुआत हुई थी। भूले तो नहीं आप? एक साल पहले आज ही के दिन दिल्ली के शाहीन बाग में दिल्ली को बंधक बनाने की शुरुआत हुई थी, और आज फिर से यही धमकी दी जा रही है कि शाहीन बाग की ब्लैकमेलिंग का पार्ट 2 दिल्ली में शुरू होने वाला है। तो जरा सोचिए, दिल्ली की त्रासदी कैसी होगी जहां उत्तरी छोर पर किसान बैठे हैं जिनके आंदोलन को पूरा देश समर्थन दे रहा है, और दक्षिणी छोर पर शाहीन बाग गैंग एक्टिव होने की तैयारी में। मोदी मर जा तू, रेल बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय मोदी मर जा तू, देश बेच के खा घर मोदी मर जा तू, हाय मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू, हाय मोदी मर जा तू, किसानों ने धोखा दे घर मोदी मर जा तू।
कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में किसान बनकर घुसे टुकड़े टुकड़े गैंग का मकसद क्या है? क्या ये किसान आंदोलन की आड़ में देश में एक बार फिर शाहीन बाग की तरह दिल्ली और देश को बंधक बनाने की कोशिश में है? क्या एक बार फिर दिल्ली के रास्तों को हाईजैक करके देश को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है? पूरे देश के ख्वाब का नाम है शाहीन बाग, पूरे देश की हिम्मत का नाम है शाहीन बाग। क्या ये सिर्फ एक संयोग है कि प्रधानमंत्री और देश के लोकतंत्र के खिलाफ ये मृत्यु गीत उसी दिन गाया गया जिस दिन से शाहीन बाग में दिल्ली को बंधक बनाने का प्रयोग हुआ था? 14 दिसंबर के दिन ही शाहीन बाग गैंग ने दिल्ली को बंधक बनाने के लिए दिल्ली नोएडा सड़क पर कब्जा कर लिया था और दिल्ली, हरियाणा, यूपी के लाखों लोगों पर अत्याचार का आंदोलन शुरू किया गया था। आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पर सड़क बंद रही, एक तरफ गवर्नमेंट ने की और एक तरफ धरने की वजह से, और अभी सिंघू बॉर्डर बंद है, मयूर विहार और नोएडा वाला बॉर्डर बंद है, इस तरह से हल निकलने की उम्मीद की जा सकती है? मैम देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए और जब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमारा राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, अपने हक के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहें। बाकी आप दोनों अगर प्रोटेस्ट को देखें तो ये घर की लड़ाई थी कि लोगों के घर छीन रहे थे, और ये दूसरी लड़ाई जो है वो किसान की आमदनी की लड़ाई है। तो अगर ये दोनों ही लड़ाई ऐसी है जो बेसिक नीड्स हैं और इनके लिए आपको और हमें लड़ना ही चाहिए और शायद किसानों का हमें साथ देना चाहिए। मैं तो ये सोचता हूँ। तो जो अहमद ने कहा कि जब कोई चारा नहीं बचता है तब लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत आंदोलन का रास्ता अपनाया जाता है, और उसी आंदोलन के रास्ते को अपनाते हुए यहाँ की सड़क बंद थी और अब किसान सिंघू बॉर्डर पर और बाकी जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचे। हल निकलेगा या नहीं, शाहीन बाग के अगर मॉडल को देखें तो उसे देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि अगर ये जो गतिरोध है इसको इस आंदोलन से वाकई हल किया जा सकता है। इस बात को इस आंदोलन को देखते हुए तो तय नहीं किया जा सकता। एक और आज दिल्ली में किसानों के आंदोलन को 19वां दिन हो चुका है। दिल्ली का उत्तरी छोर सिंघू बॉर्डर किसानों के प्रदर्शन की जमीन बना है। यहाँ हजारों किसान धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी ओर है शाहीन बाग, दिल्ली का दक्षिणी छोर, जहाँ एक बार फिर शाहीन बाग पार्ट 2 की तैयारी की जा रही है। देखिए, हम सब शाहीन बाग के लोग, हम फार्मर के साथ हैं, पूरा समर्थन है, और हम गए थे और हम दोबारा भी जाएंगे यहाँ के लोग, और हमारा पूरा सपोर्ट है फार्मर्स को। शाहीन बाग में ऐसे कई लोग थे जिनका प्रदर्शन की वजह से रोजगार ठप था, दुकानें बंद थी, लेकिन उनकी धमकी है कि अगर केंद्र सरकार ने CAA कानून को लाने की कोशिश की तो वो फिर से सड़क पर बैठ जाएंगे। जब तक वो अपना जो भी है इनका कानून वो वापस नहीं लेते किसानों की, ये लड़ाई जारी रहेगी। मेरे हिसाब से तो ये ठीक है उनके लिए। शाहीन बाग आंदोलन के नाम पर देश से ब्लैकमेलिंग की साजिश पूरे 101 दिन चली थी। दिल्ली को बंधक बनाकर शाहीन बाग में ही दिल्ली दंगों की स्क्रिप्ट भी तैयार हुई और देश को तोड़ने की तैयारी भी शुरू हुई। 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है, असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है। इसी देश विरोधी साजिश की किसान आंदोलन में भी घुसपैठ हो रही है। जामिया मिलिया इस्लामिया के कई छात्र शाहीन बाग के प्रदर्शन में भी हिस्सा लेने पहुंचे थे। ये छात्र किसान आंदोलन में समर्थन देने पहुंचे, किसानों के लिए नारेबाजी की, लेकिन किसानों ने जब उन्हें मंच नहीं दिया तो उनके किसानों से झड़प हो गई।
जिम्मेदारी हमने कह दिया। ठीक है, बैठो तो चलो, बैठो तो जिम्मेदारी हमने कह दिया। ठीक है, बैठो तो चलो, बैठो तो जिम्मेदारी हमने कह दिया। ठीक है, बैठो तो चलो, बैठो तो जिम्मेदारी हमने कह दिया। ठीक है, बैठो तो चलो, बैठो तो। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे जामिया के छात्रों से जब पूछा गया कि आप कहां से आए हैं, तो छात्र का जवाब क्या था, ये भी आपको सुनना चाहिए। कहाँ से आए, क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? क्या है नाम क्या आपका? भैया आए कहाँ से आप? नाम क्या आपका? भैया आप आए कहाँ से? कहाँ से आए ये तो बताओ। नाम क्या आपका? नाम अच्छा, अपना नाम बताइए, अपना नाम क्या है? शाहीन बाग में जिस तरह टुकड़े टुकड़े गैंग, लेफ्ट यूनियन, कांग्रेस और कट्टर जिहादी संगठन एकजुट हो गए थे, वैसा ही किसान आंदोलन में हो रहा है। किसानों के आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। आम लोगों को ब्लैकमेल करके पूरे देश को बंधक बनाने की तैयारी हो रही है और किसान आंदोलन को हाईजैक करके शाहीन बाग मॉडल पर आगे बढ़ने की साजिश हो रही है। इन तस्वीरों में जिस जगह ये सूरज ढलता हुआ आपको नजर आ रहा है, ठीक इसी जगह से कालिंदी कुंज के आगे शाहीन बाग का ये रास्ता 100 से ज्यादा दिनों तक बंद रहा था। इस वक्त जहां मैं खड़ी हूं, यहां धरने प्रदर्शन हुआ करते थे। भारत के नक्शे के नाम पर और भारत की संप्रभुता के नाम पर भारत की एक सड़क बंधक बना दी गई थी। दूसरी तरफ दुकानें हैं, ये कारोबार उस दौरान बिल्कुल बंद थे। हालांकि आज पहले की तरह चीजें सामान्य नजर जरूर आ रही हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका कहना है कि जब तक यहाँ पर प्रदर्शन चलता रहा, तब तक उनकी रोजी रोटी यानी उनकी लाइफलाइन पर एक बड़ा संकट था। यहाँ तो जरूर सैकड़ों और हजारों का हुजूम आपने देखा होगा। हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे थे कि किस तरह से CAA, NRC इसके नाम पर लंबे वक्त तक आंदोलन चला और कोशिश ये रही कि शाहीन बाग का जो मॉडल है वो दिल्ली समेत देश के अलग अलग शहरों में रेप्लिकेट हो। लोगों ने आंदोलन का तरीका तो जरूर सीख लिया है। अभी भी दिल्ली के सिंघू बॉर्डर समेत देश के अलग अलग शहरों में सड़कें उसी तरह से बंधक हैं, लेकिन शायद लोग ये भूल गए कि इस आंदोलन से नतीजा क्या निकला था और हासिल क्या हुआ था। असल में कुछ भी नहीं। शिवांक मिश्रा के साथ पूजा मक्कर, जी मीडिया, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा और देशहित में अब बात करेंगे आतंकियों के एनकाउंटर की। तस्वीर पुंछ से आई, 2 आतंकवादियों का अंत हुआ है, लेकिन खास बात यह नहीं है कि एनकाउंटर किया गया, बल्कि खास बात यह है कि सर्दियों में जब 10 से 15 डिग्री तापमान पर आम इंसान के हाथ पांव कांपने लगते हैं, ठंड से वो परेशान हो जाता है, तब -6 डिग्री तापमान में हमारे जवान जम्मू कश्मीर में देश की सुरक्षा में डटे हुए हैं। LOC से घुसपैठ करके आए पाकिस्तानी आतंकियों को बंकर में घुसकर मारा है हमारे जवानों ने। भयंकर सर्दी में आतंकवादियों का एनकाउंटर, -6 डिग्री में 2 दुश्मनों का काम तमाम। और भी मैं तसल्ली होगी, मैं वही बोल रहा था। जम्मू कश्मीर में सेना के जवान कितने मुश्किल हालात में देश की सुरक्षा करते हैं। हड्डियां गला देने वाली ठंड में भी कैसे देश के दुश्मनों से सीमा की रक्षा करते हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से आई आतंकवादियों के एनकाउंटर की ये तस्वीर इसकी गर्व भरी कहानी कह रही है। हम आपको सुरक्षा बलों की शौर्य गाथा बताएंगे, उससे पहले बर्फ से घिरी ये वादियां देखिए, खून जमा देने वाली ठंड को महसूस कीजिए। तापमान -6 डिग्री, लेकिन सैनिकों को ठंड की चिंता नहीं।
मातृभूमि की रक्षा की चिंता थी। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। ऐसी सर्दी में भी कदम पीछे नहीं हटे। जवानों ने बंकर में घुसकर आतंकवादियों का अंत कर दिया। और मैं तसल्ली होगी, मैं वही बोल रहा था। गुरुवार को पाकिस्तान के 2 आतंकवादी साजिद और बिलाल ने एलओसी से घुसपैठ की थी। लश्कर के ये दोनों पाकिस्तानी आतंकी पुंछ के इसी बर्फीले इलाके में बने बंकर में छिपे थे। दोनों अपने एक और साथी के साथ शोपियां जाने की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों को पक्की सूचना मिल चुकी थी। इसके बाद जवानों ने न सिर्फ इनका सफाया किया बल्कि तीसरे आतंकी को भी जिंदा पकड़ लिया। उन्होंने हमारी पार्टीज पे फायरिंग ओपन कर दी, जिसके नतीजे में एनकाउंटर इंस्यू हुआ, जिसमें दोनों टेररिस्ट जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिए गए और एक टेररिस्ट एसोसिएट जो है वो गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान इन आतंकियों के भरोसे जम्मू कश्मीर में कितनी खतरनाक साजिश रच रहा था, इसके बारे में जानकारी बस थोड़ी देर में देंगे। उससे पहले आतंकियों से बरामद हथियारों का जखीरा देखिए। 2 AK-47 राइफल, 1 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 6 हैंड ग्रेनेड, अनगिनत गोलियां और 1 सैटेलाइट फोन। इनसे 2 AK-47, 12 ग्रेनेड, 300 ग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल, 3 मोबाइल फोन और 26,000 बरामद हुए। यह आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार जिला विकास परिषद के चुनाव हो रहे हैं। रविवार को छठे चरण की वोटिंग थी। छठे चरण में 51.51% मतदान हुआ। इससे पहले के 5 चरणों में भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई। नतीजे 22 दिसंबर को आएंगे। अभी तक सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपटा है और पाकिस्तान इसीलिए तिलमिलाया है। We have got enough evidence with us incriminating Pakistan in not only training people, sending terrorist outfits to this side of India to disturb the ongoing process. This incident also is part of the same design, part of the same conspiracy. पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि भारतीय सेना उसकी हर साजिश जानती है और चाहे मौसम कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी के नेता हाजी परवेज की। हाजी परवेज के घर पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में हाजी परवेज के सुरक्षा में तैनात पीएसओ की मौत हो गई। लेकिन अहम बात यह नहीं, अहम बात यह है कि पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इस पर भी राजनीति कर रही हैं। आतंकियों के खिलाफ आतंकी हमले के बाद भी एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहा, उल्टे वो इस हमले को लेकर सरकार को घेर रही हैं। श्रीनगर में ये पीडीपी नेता हाजी परवेज का घर है। दीवारों पर हमले का ये निशान देखिए, जमीन पर खून के धब्बे देखिए। इस घर पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पीडीपी नेता हाजी परवेज के घर पर सुबह 10 बजे कुछ बड़ा हुआ, कुछ ऐसा जिसने पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को भी हिलाकर रख दिया। पीडीपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए यहाँ पर भी आप घटनाक्रम का वो स्थल देख सकते हैं जहाँ गोलियाँ लगी हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इन निशानों से साफ जाहिर होता है कि कैसे फायरिंग हुई है और कैसे मिलिटेंट्स ने यहाँ पे स्ट्राइक की। हालांकि जो पीडीपी नेता हैं वो इसमें हताहत नहीं हुए हैं, उनको कोई क्षति नहीं हुई। सुबह 10 बजे तकरीबन 2 बंदे अंदर आए फैरन लगा के। वो गेट के अंदर जो ही आए तो उन्होंने 2 फायर किए पहले।
वो ये चेक कर रहे थे, शायद मेरा सोच ये है कि वो देख रहे थे इसके पास सिक्योरिटी है कि नहीं, तो वो अंदर आ रहे थे। इसी में मेरा PSO एक जो है इधर, उसने फायर किया हवा में, वो रुक गए उधर, उन्होंने भी फायर किए उधर से, यहाँ से भी फायर हुए। मैं अंदर था बच्चों के साथ। श्रीनगर में PDP नेता हाजी परवेज के घर पर आतंकी हमला हुआ था। फायरिंग करने के बाद दोनों आतंकी मौके से फरार हो गए। हमले के वक्त PDP नेता घर के अंदर ही मौजूद थे। बाहर सुरक्षा में तैनात जवान आतंकियों से मोर्चा ले रहे थे, जवाबी कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन आतंकियों की एक गोली हाजी परवेज की सुरक्षा में तैनात PSO मंजूर अहमद को लगी। बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान वो शहीद हो गए। वो अंदर आगे नहीं आ सके जब यहाँ से फायर हो गया, और इसी में दूसरा PSO जो खड़ा था सिविल में, उसको मार के वो चले गए। यहाँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जम्मू कश्मीर में PDP के नेता भी आतंकियों के निशाने पर हैं। वो PDP जिसकी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इन्हीं आतंकवादियों के लिए हमेशा सॉफ्ट बोली रखी। आतंकी बुरहान वानी तक का गुणगान किया। जम्मू कश्मीर के आतंकियों को भटका हुआ युवा बताया। हाल ही में तिरंगे का भी अपमान किया। और आज जब खुद पर हमला हुआ तो पूरी PDP लाइन से सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने लगी। पता नहीं है, इन्होंने सिक्योरिटी मेरी विड्रा, क्योंकि एक्स वाइस चेयरमैन था। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहता हूं आपके वसादत से, आप एक ही जाविये से देखिए, पार्टी वार्टी एक साइड से रखिए, आप देखिए किसको सिक्योरिटी जरूरत है, किसको सिक्योरिटी जरूरत नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने भी बाकायदा ट्वीट करके सुरक्षा का मुद्दा उठाया। महबूबा मुफ्ती से पूछा जाना चाहिए कि सरकार से सवाल तो ठीक है, लेकिन आतंकियों के खिलाफ गुस्सा आज भी क्यों नहीं? आज भी आतंक पर सॉफ्ट बोली क्यों? आज भी आतंक पर डबल गेम क्यों? खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.